एसिडिटी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कितना सुंदर, उसको बैठा के इतना पिलाओ। अब देखो स्टेप्स में क्या आएगा कि सबसे पहले तो रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे, मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सब सिखाएंगे। डीप मसल्स, डीप ब्रीथिंग, उनको रिलैक्सेशन टेक्निक आती है, तो जैसे ही परेशानी टेंशन आई उसने रिलैक्सेशन टेक्निक करी, करी, धीरे धीरे एंजाइटी भाग जाएगी। तो यही चीज है रेसिप्रोकल इनहिबिशन, कि रिलैक्स स्टेट में इंसान को डर नहीं लगेगा, एंजाइटी नहीं होगी, फियर नहीं होगा। ये जोसेफ वोल्फ भैया ने दिया है, ये ओसीडी और फोबियाज में यूज होती है, इतना लिखो। तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन का मतलब है कि एंजाइटी और स्ट्रेस और रिलैक्सेशन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो इंसान एंशियस होगा या इंसान रिलैक्स होगा। जब इंसान को रिलैक्सेशन टेक्निक आती है तो उसको एंजाइटी नहीं होगी, एंजाइटी रुक जाएगी। इसका मीनिंग ये लिखा हुआ है, यही मीनिंग है। इस पे काफी बार क्वेश्चन आता है, तुमको अच्छे से दिमाग में घुसानी है। सिस्टमेटिक डीसेंसिटाइजेशन, डीसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होगा? सेंसिटाइजेशन क्या है? सेंसिटिव का मतलब क्या है? अब सेंसिटिव है वो, मतलब रिएक्ट कर रहा है, किसी चीज को रिएक्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ इंसान को किसी कुत्ते से डर लगता है, बिल्ली से लगता है, पानी से लगता है, मतलब उनके लिए वो रिएक्टिव है। तो अब उसको नॉन रिएक्टिव बनाना है, डीसेंसिटाइज करना है, यानी कि उसका डर निकालना है मन से। क्या करना है? मन से उसका डर निकालना है, यही डीसेंसिटाइजेशन है। तो उसके बाद वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसको जब भी डर लगेगा वो रिलैक्सेशन टेक्निक करेगा। क्या करेगा? रिलैक्सेशन टेक्निक। तुम भी एग्जाम देने जाओ तब डीप ब्रीथ किया करो। जब एग्जाम में घबराहट होती है, पैल्पिटेशन होता है, पसीना पसीना हो जाते हो, विजन धुंधला हो जाता है, क्वेश्चन है कुछ, पढ़ कुछ और रहे हो, है? तो वो हालात में तुमको क्या करना है? लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। सिर्फ एक आध मिनट, ये नहीं पूरे 2 घंटे निकाल ली सांसें फूंकने में ही। सिर्फ 2 मिनट में नॉर्मलाइज करना है एंजाइटी को और वापस पेपर पे लग जाना है। पता चला योगा करने बैठ गए, ओ भाई साहब निकल गया एग्जाम का टाइम, तो योगा में खत्म हो गया कि अब मैं रिलैक्स हूं, तब तक तो टाइम एंड। तो रिलैक्सेशन क्विक करना है, जल्दी जल्दी करना है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, जिसका प्रिंसिपल रेसिप्रोकल इनहिबिशन है, जिसका मतलब है एंजाइटी और रिलैक्सेशन एक साथ नहीं हो सकते। अगर इंसान एंजाइटी में है तो वो रिलैक्स नहीं है, और वो रिलैक्स है तो एंजाइटी नहीं हो सकती, रिलैक्स है तो एंजाइटी नहीं हो सकती। और ये मेनली ओसीडी और फोबिया के लिए काम आता है, और इसको जोसेफ वोल्फ भैया ने डिस्कवरी की है। हो गया, चले आगे। अब देखो स्टेप्स में क्या आएगा कि सबसे पहले तो रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे, मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सब सिखाएंगे। डीप मसल्स, डीप ब्रीथिंग, ये सब सिखाना है। उसके बाद बनाएंगे हायरार्की। सिचुएशन आर प्लेस्ड फ्रॉम लोअर टू हायर प्रायोरिटी, लोअर टू हायर, कम डर वाली चीजें सबसे पहले एक्सपोज कराना है, और सबसे ज्यादा डर वाली चीजें सबसे लास्ट में रखना है। तो लोअर टू हायर लिस्ट बनानी है। अब सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करना है, यानी कि एक्चुअल एक्सपोजर करना है जिस चीज से डर है उसको। अब ये 2 तरह की होती है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इमेजिनेशन में करना है, जिसको इन विट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन विट्रो। यहाँ ओनली इमेजिन करना है, जिसको डॉग से डर लगता है, रियल डॉग नहीं लाना है, रियल डॉग नहीं लाना है, बातें करनी है, इमेजिन करना है। पेशेंट सिर्फ इमेजिनेशन बताएगा कि अब तुम सोचो तुम्हारे सामने एक कुत्ता खड़ा है और देखो अब, हाँ? तो ये सिर्फ इमेजिनेशन में है। और दूसरा वाला है कि रियल में करना है, उसको विवो बोलते हैं, यानी कि लाइव। एक इमेजिनेशन में करवा सकते हो, यानी कि सिर्फ बातों से करवाना है, और दूसरे में रियल डॉग से एक्सपोजर भी करवाना है। तो सिर्फ 3 चीजें हैं, बहुत ही सिंपल तरह की टेक्निक है। एक रिलैक्सेशन टेक्निक, फिर हिरार्की बनाएंगे, कम डर लगने वाले से लेकर ज्यादा डर की ओर हिरार्की बनाना है, और उसके बाद एक्सपोज करेंगे, या तो इमेजिनेशन में एक्सपोज करेंगे या फिर रियल में करेंगे। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन प्रिंसिपल रेसिप्रोकल इनहिबिशन है, जोसेफ वोल्फ ने डिस्कवर किया। ओसीडी और फोबिया के लिए यूजफुल साइकोथेरेपीज है। यहाँ इसका जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग या तो इंसान एंशियस होगा या रिलैक्स्ड होगा।
या तो एंजाइटी होगी या रिलैक्स होगा, यही प्रिंसिपल है। इसमें 3 चीजें करनी है, पहले रिलैक्सेशन टेक्निक सिखानी है, उसके बाद हायरार्की बनाएंगे फियर प्रोड्यूसिंग और एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई की, और उसके बाद हायरार्की में हमको लोअर टू हायर हायरार्की बनानी है और लोअर को सबसे पहले एक्सपोज कराना है। इसके बाद रियल में डिसेंसिटाइजेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो इमेजिनेशन में या फिर रियल में। या तो सिर्फ पेशेंट को बता रहे हैं कि मान लो अभी तुम्हारे सामने डॉग खड़ा है, कैसा लग रहा है, तो पहले से बता रखा है रिलैक्सेशन टेक्निक कर रहा है, तो इमेजिनेशन में पेशेंट को डॉग खड़ा है ये सुन के डर लगेगा, तो वो डीप ब्रीथ करेगा और रिलैक्स करेगा। और दूसरा वाला रियल वाला है इन विवो, वो रियल में डॉग से एक्सपोज करवाना है। तो तुमको इमेजिनेशन ही अच्छा लगता है? रियल? ठीक हो गया। अरे हो गया नहीं? कितने लोगों को समझ में आई ये बात? आई कि नहीं आई? पक्का? फिर मैं उधर आके पूछेगा तो यूं यूं नहीं करना है, इसलिए बोल दो नहीं आई तो मैं फिर बोल दूंगा। बोल दो। नहीं आई? चलो बहुत बढ़िया। दूसरी है एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। यहाँ सिमिलर टू सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, एक्सेप्ट देयर इज नो रिलैक्सेशन टेक्निक आर यूज। एक्सपोज एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, एक्सपोज एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, बार बार एक्सपोजर होगा, ऑटोमेटिक लर्न कर लेगा कि कोई खतरा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। यूज्ड इन फोबिया एंड ओसीडी। और अगर क्वेश्चन आता है कि थेरेपी ऑफ चॉइस, ओसीडी के लिए यही है थेरेपी ऑफ चॉइस या बेस्ट थेरेपी फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। यहाँ सेम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जैसे ही है, पेशेंट को एक्सपोज करना है बट रेस्पॉन्ड करने नहीं देना है। जैसे ओसीडी में मान लो या कोई फियर फोबिया में मान लो, डॉग सामने खड़ा है, उसको डरने नहीं देना है, भागने नहीं देना है। इंसान को किसी को डर लगेगा क्या करेगा? डॉग सामने जिसको डर लगता है वो भाग जाएगा, बस उसको भागने नहीं देना, रेस्पॉन्ड करने नहीं देना है, रेस्पॉन्ड करने नहीं देना है। पहली बार थोड़ा ज्यादा डर लगेगा, रेस्पॉन्ड करने नहीं दोगे क्या होगा? पहली बार डॉग सामने खड़ा है और जिसको डॉग से फोबिया है वो क्या करेगा? डरेगा खूब सारा। फिर दोबारा एक्सपोजर, तो पहली बार काटा नहीं है उसको माइंड में पता है, तो पहली बार नहीं काटा, दोबारा थोड़ा कम डर लगेगा, तीसरी बार और कम डर लगेगा, फाइनली ऐसे रिपीटेड एक्सपोजर से धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा, फिर वो भी ऐसे बुलाएगा है, तो फाइनली डर निकल जाएगा। रिपीटेड एक्सपोजर से पेशेंट सीख जाएगा और जो मन का डर था वो दूर हो चुका है। इसलिए तुम भी मन का डर निकालो। डर रहे हो क्या? है? बुलाऊं कुत्ते को? हाँ ये देखो, डॉग लवर्स। हो गया? अरे हुआ कि ना? हाँ। अगला है इंप्लोजिव थेरेपी, जिसको हम फ्लडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लडिंग। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। बाढ़ कैसे आती है? डायरेक्ट एकदम से, बिना प्लानिंग के डायरेक्ट एकदम से आती है। तो वैसे ही यहाँ क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपोजर टू फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई क्या कहलाता है? इंप्लोजन थेरेपी कहलाता है। इसको थॉमस स्टेम्पल ने डिस्कवर किया था। ये प्रिंसिपल ऑफ रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग पे काम करता है। दिस पेशेंट हैज बीन फेस्ड डायरेक्टली बाय फोबिक सिचुएशन एंड गेट्स सम कॉन्फिडेंस बाय फेसिंग द सिचुएशन। यहाँ डायरेक्टली क्या होगा कि जिस चीज से डर लगता है, डॉग से डर लगता है, डायरेक्ट एक्सपोज करवाओ डॉग से। ये भी सेम वैसा ही है कि पहली बार थोड़ी देर दूर भागेगा, रेस्पॉन्ड करने दो, यहाँ रेस्पॉन्ड करने से रोकना नहीं है, पहली बार खूब डर लगेगा, फिर रिपीटेड एक्सपोजर से यहाँ भी धीरे धीरे सीख जाएगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। यहाँ पेशेंट को रेस्पॉन्ड करने से रोकना नहीं है। एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन में क्या था? रेस्पॉन्ड नहीं करने देना है। यहाँ पेशेंट जैसे एडजस्ट कर रहा है करने दो, बट धीरे धीरे रिपीटेड एक्सपोजर से ऑटोमेटिक सीखेगा कि क्या होगा, कि डर जो था वो इमेजिनेशन में था, रियल में इतना खतरा नहीं है जितना तुम सोचते हो। तो ये थेरेपी, इंप्लोजन थेरेपी, जिसको हम फ्लडिंग थेरेपी बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपोजर टू फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई, डायरेक्ट एक्सपोजर टू फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई। अगर सिंपल वर्ड में इसको याद रखना है तो डायरेक्ट एक्सपोजर टू फियर और एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई, प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई। हम्म, है ही नहीं। जब होगी तो लेंगे। वो झूठी थी, मुस्कान झूठी है, वैसे ही ये खांसी झूठी थी।
हो गया है? तो फ्लडिंग से क्या समझे रे? क्या समझे? अरे बाहर नहीं लाना है, डायरेक्ट एक्सपोज करना है। जिस चीज से डर है उस चीज से डायरेक्ट एक्सपोज करना है, पेशेंट के सामने लानी है वो चीज। जिस चीज से भी डरता है उस चीज से डायरेक्ट आमना सामना करवाना है। क्या करना है? डायरेक्ट आमना सामना करवाना है। रिपीटेड एक्सपोजर से पेशेंट अपने आप सीख जाएगा कि जितना खतरा वो मन में सोचता था, डरता था, उतना नहीं है। तो धीरे धीरे एंजाइटी और फियर कम हो जाएगा। अब आगे आपकी अवर्जन थेरेपी। अवर्जन, when the pleasurable experience which is unacceptable removed by pleasant unpleasant stimuli or unpleasant reaction is known as aversion therapy। क्या समझे इससे बे? कि क्या है? क्या प्लेजरेबल एक्सपीरियंस? कौन सा है प्लेजरेबल एक्सपीरियंस? पीने से अच्छा लगता है, दारू पीना अच्छा लगता है, कैसा प्लेजर फील होता है? क्या होता है? प्लेजर फील होता है, बट वो अनएक्सेप्टेबल है। कैसा है वो? अनएक्सेप्टेबल है ना भाई पीना। तो अब रिमूव कैसे करना है उसको? कि अनप्लेजेंट स्टिमुलाई ऐड करेंगे, और अनप्लेजर स्टिमुलाई ऐड करने से ही रेस्पॉन्स कैसा हो जाएगा? अनप्लेजरेबल रिएक्शन मान लो इसको, या अनप्लेजरेबल स्टिमुलाई मान लो, क्योंकि अनप्लेजरेबल स्टिमुलाई वही है जो रिएक्शन बैड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ जैसे ही इंसान ने दारू पिया और उसको डाइसल्फिराम दी हुई है, तो उसको क्या होगा? हेडेक होगा, स्वेटिंग होगा, पैल्पिटेशन होगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी, घबराहट होगी, बीपी बढ़ जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा। ये सारी चीजें सामना करना पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा, उल्टियां होगी खूब सारी। तो चीज कैसी थी? पहले मजा आ रहा था, प्लेजरेबल एक्सपीरियंस था, वो किस में बदल गया है? अनप्लेजरेबल में बदल गया है। धीरे धीरे ऐसी बैड हैबिट्स अपने आप छोड़ेगा। ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रिंसिपल है, और ये मेनली अल्कोहल डिपेंडेंस वालों के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल में आप देखो, पुटिंग ए बिटर टेस्ट ऑन द नेल और टंग फॉर द नेल बाइटिंग इन चिल्ड्रन और अडल्ट। कोई बार बार अंगूठा चूसता है या नाखून काट चबाता है मुंह से, उसको आदत छुड़ानी हो, तो कोई कड़वा टेस्ट, तीखा टेस्ट, कड़वा मिर्ची वाला टेस्ट, कैसा भी टेस्ट लगा दो, ऑटोमेटिक जो प्लेजरेबल सेंसेशन थी वो अनप्लेजरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो चीजें अच्छी नहीं लगेगी वो आदत धीरे धीरे छूट जाती है। पेयरिंग ऑफ लो वोल्टेज करंट विद थंब सकिंग। भाई साहब ये देखो, एक ये लो वोल्टेज करंट की डिवाइस आती है जो एन्यूरेसिस में भी यूज होती है, थंब सकिंग में भी यूज होती है। बैटरी ऑपरेटेड होता है। जैसे ही अंगूठा यहाँ तार कनेक्ट रहता है और मशीन जोड़ी रहती है बच्चे के, जैसे ही बच्चा उसको यूं लगाएगा, झटका लगेगा हल्का से, एक टक, जैसे गैस जलाने वाला लाइटर से आता है ना, चेक किया कभी? उससे चेक किया करंट कैसा आता है? उसके आगे उंगली देके यूं लगाओ, झटका सा आता है एक, तो वैसा झटका आएगा। इसके अलावा डाइसल्फिराम थेरेपी अल्कोहलिज्म अवर्जन थेरेपी का एग्जांपल है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी आया हुआ इतना बेसिक कि डाइसल्फिराम थेरेपी इज ए टाइप ऑफ थेरेपी और एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ थेरेपी। तो याद रखना है वो कैसी थेरेपी है? अवर्जन थेरेपी है, जो कि प्लेजरेबल रेस्पॉन्स को अनप्लेजरेबल रेस्पॉन्स में बदल देती है, प्लेजरेबल रेस्पॉन्स को अनप्लेजरेबल रेस्पॉन्स में बदल देगी। तो अगर तुम भी पीते हो तो डाइसल्फिराम ले लेना। बालक सो तो नहीं रहा? नहीं? बीच में ना बोल भाई। हाँ? क्या चक्कर है? कॉन्वर्जन थेरेपी क्या है? कि जो प्लेजरेबल रेस्पॉन्स था वो अनप्लेजरेबल में बदल गया है। जो चीज अच्छा लग रहा था वो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि रिएक्शन होगी। अंगूठा चूसता है, करंट लगाया हुआ है, करंट आ जा गया। अंगूठा चूसता था, नाखून काटता था दिन भर, अभी उसमें कड़वा टेस्ट लगा दिया, नमक लगा दिया, मिर्ची लगा दी, और तुम्हारे टेस्ट के अनुसार कुछ भी ऐसी चीज लगा दो जो बैड टेस्ट हो, जिसका टेस्ट बहुत खराब हो, वो वाला चीज लगा दो। हमारे वार्ड में एक स्टाफ है, उसकी बच्ची अभी 10 साल की हो गई, लड़की है, अंगूठा चूसती दिन भर। उसने अंगूठे पे प्लास्टर तक लगवा दिया, यहाँ से प्लास्टर लगाया, पूरे हाथ में प्लास्टर करवा दिया। 15 दिन प्लास्टर रखा, नहीं चूसा अंगूठा, प्लास्टर खुलते ही वापस चूस लिया अंगूठा। सारे ट्रीटमेंट करवा दिए, छोड़ ही नहीं रही है। सपोर्ट की भी जरूरत है। अंगूठा चूसने के लिए आपको डांटना नहीं है, बच्चे को डांटोगे उतना ज्यादा अंगूठा चूसेगा वो। डांटना नहीं है, प्यार से काउंसिल करके ही छोड़ा सकते हो, क्योंकि बुरी आदतें प्यार से छूटी जा सकती है, वरना नहीं छूटेगी, है ना। जैसे कोई दारू पीता है और तुम वो जैसे ही पी के घर में आए और तुम रोज उससे झगड़ा करो, भाई साहब अगले दिन उसकी डबल पी के आएगा, रोज लड़ोगे रोज पी के आएगा। प्यार से बैठ के ऐसे अन्न फिरोगे तो छोड़ सकता है। समझ रहे हो? तो ये सब प्यार का मामला है, डांटना नहीं है। हो गया? हो गया था? ठीक है। तो अंगूठा चूसना छोड़ दोगे आप, या कड़वा टेस्ट लाएं कुछ कल? लाएं? ठीक है। अगला है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, करके दिखाना है, देख के सीखना है, किसी को देख के सीखना है। तो यहाँ पेशेंट देख के सीखेगा। पेशेंट क्या करेगा भाई? देख के सीखेगा। ये एल्बर्ट बंडूरा नाम के लंगूर ने दिया। एल्बर्ट बंडूरा, हाँ लंगूरा, एल्बर्ट बंडूरा है। ये जैसे इसका एग्जांपल देखो, छोटा बच्चा कैसे काम सीखता है? क्या सीखेगा? छोटा बच्चा बड़ों को देख के सीखता है।
उसका बड़ा भाई या बड़ा बहन कैसे खुद के बाल कंघी करता है, शर्ट के बटन कैसे बंद कर रहा है, बड़ों को देख के सीख सकता है। मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे लोग को भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है, अच्छा ऐसे करो, तो फिर वो पीछे पीछे वैसे करने की कोशिश करेगा। तो ये मॉडलिंग टेक्निक है जो स्पेशली चिल्ड्रंस में बिहेवियर डिसऑर्डर में यूजफुल है और मेंटली स्पेशली मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड के लिए यूजफुल है। यहाँ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके देना है, वो देखेगा और सीखेगा, देखेगा और सीखेगा। तुम सीखे कुछ देखे हैं, क्या सीखे बे? अच्छा यूं, देख के कुछ लोग तो सिर्फ बात करना सीखे, दूसरों से बात कर कि वो भी कर रहे हैं हम भी कर लें थोड़ी है। मॉडलिंग इज एन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जिसमें डेमोन्स्ट्रेट करके देख देना है और जो पेशेंट होगा वो देखेगा और सीखेगा, देखेगा और सीखेगा। क्वेश्चन आएगा कि विच टाइप ऑफ साइकोथेरेपी जिसमें पेशेंट ऑब्जर्वेशन करके सीखता है, तो वो क्या है? मॉडलिंग है वो, मॉडलिंग। और मेनली ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर के लिए यूजफुल है। तो हो गया, अरे हो गया, वो बोलते का नहीं। और मेनली ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर के लिए यूजफुल है, ऑब्जर्वेशन करके सीखता है, तो वो क्या है? मॉडलिंग है वो, मॉडलिंग। और मेनली ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर के लिए यूजफुल है। हो गया, अरे हो गया, वो बोलते का नहीं हो। अगला है रेस्पॉन्स शेपिंग, रेस्पॉन्स को शेप देना है, कैसे देगा बे? मेनली यूज फॉर मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड, स्लो प्रोसेस बाय विच फॉल्टी बिहेवियर इज चेंज इनटू नॉर्मल बिहेवियर। एग्जांपल, धीरे धीरे बच्चे को सिखाना है। जैसे ये किसका एग्जांपल है? ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का ही प्रिंसिपल पे काम करने वाली थेरेपी है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कौन सी थेरेपी में बेटा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? कौन सी लर्निंग की थ्योरीज में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है? ऑपरेंट में है। हाँ, तो यहाँ क्या होगा कि मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है, मेंटली रिटार्डेड, एमआर इज मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। मेंटल रिटार्डेड में क्या होता है? आईक्यू कम होता है। आईक्यू कितना आईक्यू रे बालक? वो देखो चार लोग जो नीचे गर्दन कर लिए, शतुर्मुर्ग एंड मुर्गियां, दो मुर्गियां एक शतुर्मुर्ग बैठा हुआ पास में। हाँ, तुम और तुम्हारे साइड की दो, तुम आपस में गुटर कर रहे थे। तुम बताओ कि बेटा बीच वाली लड़की, हाँ तुम, हाँ आईक्यू लेवल कितना है तुम्हारा? नॉर्मल, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ क्यों तुम्हारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल आईक्यू कितना होता है? बाकी कोई भी लोगो या ना करे। 70 है भाई साहब, बॉर्डर लाइन में आता है 70। 70 किस में आता है? बॉर्डर लाइन। 70 आईक्यू, इसका मतलब क्या है? बॉर्डर लाइन मेंटल रिटार्डेशन। 70 नहीं है बेटा, कितना है? 90 से ऊपर है बेटा, 90 से ऊपर और 110 तक नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, तो 90 से ऊपर है, कितना? 90 से ऊपर। अभी भी मुंह पे हाथ रख के बात कर रही, मेरे को दिख रहा है ना, सुना ही नहीं दे रहा तो क्या हुआ? आईक्यू बढ़ा बेटा, इतना नहीं रखेंगे हम, 70 नहीं चलेगा। तो मेंटल रिटार्डेशन बच्चा, दिमाग नहीं है तो चम्मच कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि सब दिमाग का ही खेल है। जब माइंड नहीं चलेगा, इंटेलिजेंस लेवल नहीं है, तो हाउ टू यूज स्पून फॉर ईटिंग ये पता नहीं होगा, स्किल्स आएगा नहीं। तो बच्चे को सिखाना है, पहले तो मॉडलिंग करके दिखाएंगे। मॉडलिंग करके मतलब क्या? फैशन वाली मॉडलिंग नहीं बे, चम्मच से खा के दिखाएंगे यूज करना, बेटा ऐसे पकड़ो। तो बच्चा ऐसे कोशिश करेगा, आधा फैलेगा, आधा खाएगा, चावल खा रहा है, एक दो दाने मुंह में जाएंगे, बाकी नीचे जाएंगे, तो भी उसको क्लैप करके मोटिवेट करना है। क्या करना है? उसके रेस्पॉन्स को शेप देना है, उसके रेस्पॉन्स को, वाह शाबाश बेटा, चम्मच से खाना सीख गया तू। तो रेस्पॉन्स को शेप देना है, और रेस्पॉन्स को शेप कैसे दे सकते हैं? उसको पॉजिटिव रीइंफोर्स करना है। क्या करना है? पॉजिटिव रीइंफोर्स करेंगे। ये रेस्पॉन्स शेपिंग है, मेकिंग क्लैपिंग फॉर मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड व्हेन चाइल्ड यूजेस स्पून फॉर ईटिंग। हो गया, तो अब चम्मच से खा लोगे तुम लोग? नहीं, सूप उससे पियोगे कांटा चम्मच से? हम्म, कांटे वाले चम्मच से सूप पियोगे, सूप। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी है साइकोटिक डिसऑर्डर के लिए। मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी फॉर साइकोटिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए थेरेपी ऑफ चॉइस कहलाती है। ये थेरेपी ऑफ चॉइस कहलाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसको डोनाल्ड मैकीबम ने दिया। और इसमें करना क्या है? ये क्वेश्चन आया था अभी, किस एग्जाम में आया था? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम पेशेंट का क्या चेंज करते हैं या क्या मॉडिफाई करते हैं? कोई ऑप्शन में थे, बिहेवियर चेंज करेंगे, थॉट चेंज करेंगे, इमोशन चेंज करेंगे, पर्सनैलिटी चेंज करेंगे, ऐसा। तो आपको याद रखना है, अरे बिहेवियर नहीं करना है, थॉट चेंज करना है। क्या चेंज करना है? थॉट। तो सीधी सी बात है, जब थॉट इंप्रूव हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बिहेवियर, एक्टिविटी, इमोशन सब चेंज हो जाएंगे। सारा खेल किसका है? अरे सब खेल सोच का ही तो है। जैसी सोच
वैसे ही आपके एक्शन, वैसे ही आपके इमोशन। तो जब सोच बदलोगे तो अपने आप एक्शन इमोशन बदल जाएंगे। तो सोच बदल के देखो, इमोशन अलग हो जाएंगे। तो यहाँ क्या करना है कि थेरेपी सेज दैट पेशेंट व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट द वर्ल्ड एंड मेक चेंजेस इन करंट वे ऑफ थिंकिंग। अभी आप जैसा सोचते हो, अभी आप खुद के बारे में, डिप्रेशन वाला पेशेंट खुद को लगता है कि मैं बहुत बेकार हूँ, कुछ नहीं हूँ, जीरो हूँ, फेलियर हूँ, लूजर हूँ, अभिशाप हूँ, पाप हूँ। तो ये सोच को इंप्रूव कराना, तभी तो डिप्रेशन से बाहर आएगा। ये फॉल्टी थॉट उसको बताना है तू कोहिनूर है बे, है तू कोहिनूर है, ऐसा रियलाइज करवाना है। और ऐसा रियलाइज कैसे करवाओगे बताओ, व्हाट इज द टेक्निक टू गेन और टू रीगेन वर्थ, सेल्फ वर्थ? कैसे करवाओगे डिप्रेशन वाले पेशेंट को? तो बताओ, दिमाग लगाओ। कोई पेशेंट है डिप्रेशन वाला, वो बता रहा है मैं लूजर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं जीरो हूं। अब तुमको उसका सेल्फ वैल्यू बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस लाना है खुद में, कि उसको भी रियलाइज हो कि मैं भी कुछ हूं यार, मैं कर सकता हूं ऐसा। कई सारे बच्चे होते हैं टेस्ट देके कम नंबर आते हैं, वो बहुत हताश होते हैं मन में, यहाँ भले ही शो ना करो, वो मन में बहुत उदास होते हैं, मन में बहुत हताश होते हैं कि कहाँ 100 में से 90 लाया एक, और कहाँ मैं 10 लाया हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ यार, मेरे से कैसे होगा? तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? समोसे से। उसको ऐसे टास्क देने हैं। डिप्रेशन वाले पेशेंट को कैसे टास्क दोगे? ऐसे टास्क जो वो इजीली पूरा कर सके, और जब वो पूरा कर दे तो तुमको तारीफ करनी है कि वाह तुमने कर दिखाया, वाह तुमने कर दिखाया। तो उसको क्या फील आएगी कि मैं भी कर सकता हूँ, ये मैंने कर दिखाया है, मैंने ये कर दिखाया। तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फिर और उससे थोड़ा हाई लेवल का टास्क देना है और मोटिवेट करना है, तो ऑटोमेटिक उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फाइनली वो कहने लगेगा कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसा ही तुम बच्चों पे लागू होता है ये कहानी। तो यहाँ मेनली इसके 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। 3 प्रिंसिपल क्या है? एक कॉग्निशन है, एक कॉग्निशन है और एक अफेक्शन है। कॉग्निशन, कॉग्निशन एंड अफेक्शन, ये भी क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 कंपोनेंट और 3 प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी? एक में तो क्वेश्चन में कॉग्निशन का मीनिंग पूछा हुआ था कि वर्ड कॉग्निशन मींस इन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो कॉग्निशन का सिंपल सा मतलब याद रखना है, थॉट। कॉग्निशन का एक्टिविटी और एक्ट, और अफेक्शन का मतलब होता है इमोशन और फीलिंग, इमोशन और फीलिंग। अब ये तीनों इंटररिलेटेड कैसे है कि इंसान जैसी थॉट होगी उसके जैसे विचार होंगे, थॉट और विचार ही उसके एक्शन में दिखेंगे। अरे भाई जैसा सोचोगे वैसा ही करोगे ना, तो उसके एक्शन में दिखेंगे। और जैसा सोच रहे हो वैसे ही इमोशन दिखेंगे। अगर मन में सोच रहे हो मैं बहुत दुखी हूँ, उदास हूँ, अब तो चेहरे पे दिखेगा ना उदासी, तो इमोशन भी वैसे ही दिखेंगे। और मन में बस सोच रहे हो मस्त ही मस्त, मौज ही मौज है, कि मान लो तो क्या है, मान लो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तो बस मान के चलो मौज ही मौज है, तो 2400 घंटे बस ही है, यही रहने का है। तो मान लो बस मौज है, सब ठीक होगा। तो जो मानोगे वो होगा एक दिन जरूर, तो इसलिए पहले मानो तो सही। पहले मानना सीखो, उसके बाद जो रियलिटी में होगा वो होगा एक दिन। तो 3 प्रिंसिपल याद रखना है, कॉग्निशन, कॉग्निशन एंड अफेक्शन। कॉग्निशन का मतलब होता है थॉट और बिलीफ, कॉग्निशन का मतलब होता है एक्टिविटी, एंड अफेक्शन का मतलब है इमोशन और फीलिंग्स। तो जैसा इंसान का थॉट होगा वैसे ही उसकी एक्टिविटी होगी, वैसे ही उसके इमोशन होंगे। अगर थॉट एबनॉर्मल है तो एक्टिविटी एंड फीलिंग और इमोशन सारे एबनॉर्मल होंगे। तो सबसे पहले सोच को सुधारना है। किसको सुधारना है? सोच। जब थॉट में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, पेशेंट सोचता है मैं जीरो हूँ, फेलियर हूँ, लूजर हूँ, तो उसकी ये थॉट ही बदलवानी है। अगर वो सोच को वो चेंज कर लेगा, ऑटोमेटिक डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा, ऑटोमेटिक डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये 3 बड़े प्रिंसिपल है इसके। इतना होगा। अब देखो कैसे काम करते हैं। कॉग्निशन का मतलब है नोइंग या थॉट बोलो। अब कैसे काम करेगा? इट इन्वॉल्व्स पर्सन बिलीव्स और नॉलेज। ये विचार कैसे आता है? उसके पास्ट नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंस, उसका क्या बिलीफ है उससे आता है। बिलीव क्या है? उसका विचार है ये। उसका थॉट है कि स्पाइडर्स आर डेंजरस। पेशेंट ये मानता है कि स्पाइडर्स बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। क्या होता है स्पाइडर? हाँ, मकड़ा। तो पेशेंट का मानना है कि मकड़ी बहुत खतरनाक होती है, मकड़ा तो सीधा होता है बेचारा, मकड़ी खतरनाक होती है, तो मकड़ी बहुत खतरनाक होती है ऐसा पेशेंट मानता है। तो उसका अब एक्टिविटी पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा? एक्टिविटी कैसी रहेगी? यहाँ देखो, एक्टिविटी कैसी रहेगी कि भाई साहब मकड़ी खतरनाक है तो उससे दूर रहूं मैं, या उससे दूर रहूंगा। एक्टिविटी क्या है? दूरी बना लोगे। जो चीज खतरनाक है उधर जाने का क्यों, उससे दूर रहो ना। तो जो खतरनाक है उससे दूरी बनाना एक एक्टिविटी है। और इमोशन कैसे दिखेंगे? तो इमोशन कैसे दिखेंगे? मकड़ी खतरनाक है तो इमोशन कैसे आएंगे? डर वाले आएंगे ना। तो इमोशन कैसे आएंगे? स्कैर्ड वाले। तो ये तीनों चीजें को रिलेटेड है। जैसा थॉट वैसी एक्टिविटी और वैसे इमोशन। कि इंसान की थॉट ये है कि मकड़ी बहुत खतरनाक होती है, ऐसी थॉट है, कॉग्निशन है। तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी कि मकड़ी खतरनाक होती है उससे दूर रहो, अवॉइड करो। तो इमोशन कैसे होंगे? डर वाले, कि मकड़ी खतरनाक है, डर के दूर हो जाएगा, डर के दूर चला जाएगा। तो ये तीनों इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इन पे क्वेश्चन कैसे भी तरीके से घुमा के आ सकता है। आपको भावनाएं समझनी है उस क्वेश्चन की और आंसर देना है। एग्जाम्पल के साथ आ जाए कि एक पेशेंट है, बता रहा है कि आई एम स्कैर्ड ऑफ स्पाइडर, आई एम स्कैर्ड ऑफ स्पाइडर्स। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का कौन सा प्रिंसिपल इसमें दिख रहा है आपको? तो इमोशन दिख रहा है। स्कैर्ड क्या है? डरना। क्या है? डर। डर एक इमोशन है। डर क्या है? इमोशन है, फीलिंग है। वही थॉट और बिहेवियर। थॉट क्या दिखेगी? सोच। कि पेशेंट सोचता है मकड़ी खतरनाक है, तो ये तो उसकी थॉट दिखा रही है, यानी कॉग्निशन है। और पेशेंट बता रहा है कि मकड़ी बहुत खतरनाक होती है और मैं उससे दूर रहना ही पसंद करूंगा, दूर रहता हूं मैं, अवॉइड कर रहा है, इसका मतलब एक्टिविटी है, वो कॉग्निशन है। क्या है? कॉग्निशन। टीप लो।
बच्ची एक डिफेंस मैकेनिज्म पे ही अटकी है, स्प्लिटिंग, डिसोसिएशन और एफिलिएशन। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लिट ऑफ, ऑल आर गुड एंड ऑल आर बैड, ऑल बॉयज आर गुड एंड गर्ल्स आर बैड। क्या देगा कितने? ये सिर्फ तुमको खुश करने के लिए बोला मैंने। ठीक है, तो ये क्या है? स्प्लिटिंग है, डिवाइड कर देना स्प्लिटिंग है। डिसोसिएट हो जाना क्या होगा? सेपरेट हो जाना। अरे बालिके हाँ, हाँ? हम गिराएंगे, मैं टकरा के नींद में हूँ। डिसोसिएशन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, जैसे कि डिसोसिएटिव फ्यू। इसमें क्या आएगा? सेपरेट किससे होगा? या तो पर्सनैलिटी से हो जाएगा या मेमोरी से हो जाएगा, या तो पर्सनैलिटी से हो गया या मेमोरी से हो जाएगा। जैसे फ्यू में क्या हुआ? मेमोरी से सेपरेट हो गया। और पर्सनैलिटी में क्या? मल्टीपल पर्सनैलिटी। एक ही इंसान में दो पर्सनैलिटी रहती है। जब पहली वाली पर्सनैलिटी टेंशन और स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएगी, तुरंत दूसरी नागिन वाली आ जाती है। नागिन में पहली वाली सीधी सादी है, टॉर्चर झेल नहीं पाती। हाँ, तुम तो नाग पे कोबरे है। तो वो पर्सनैलिटी इतनी सीधी है कि इतने स्ट्रेस टेंशन को हैंडल नहीं कर पाती, तुरंत दूसरी वाली पर्सनैलिटी आती है, मजबूत स्ट्रांग वाली। तो क्या हुआ? पर्सनैलिटी का एक पार्ट दूसरी पर्सनैलिटी से सेपरेट हो गया है, वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये डिसोसिएशन है। मेमोरी का पूरी पर्सनैलिटी से सेपरेट हो जाना डिसोसिएटिव फ्यू है। टेंशन वाली सिचुएशन, वो पर्सनैलिटी जो डॉक्टर झटका थे, डॉक्टर झटका की पर्सनैलिटी थी पहले, पर वो टेंशन आ गया एकदम उस पर्सनैलिटी पे, तो क्या हुआ? भागे वहां से, और भाग के नई जगह जाके दूसरा आदमी बन गया, नाम भी बदल गया, पुरानी मेमोरी भी बदल गई, और डॉक्टर झटका भी नहीं है वो। तो क्या हुआ कि पहली वाली पर्सनैलिटी से सेपरेट हो जाना, ये डिसोसिएशन है। एफिलिएशन किससे जुड़ना है? एफिलिएशन का मतलब क्या होता है? एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है। एफिलेटेड क्या है? अरे जुड़ोगे किससे? जिसका नाम होगा है। जुड़ोगे किससे? एफिलिएशन का मतलब वही है कि आइडेंटिफिकेशन, जैसे किसी से जुड़ना, एफिलिएट होना। एफिलिएट होना, एफिलिएट होने का मतलब समझते हो? कि ये यूनिवर्सिटी उसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे आप सब जेएनसी से एफिलेटेड हो, यानी कि आप जेएनसी से जुड़े हुए हो, जेएनसी से जुड़े हुए हो, तो किसी चीज से जुड़ना क्या कहलाता है? एफिलिएशन कहलाएगा। अब ये हो गया भाई साहब तीनों। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के तीन प्रिंसिपल याद रह जाएंगे। चलो, इसी का मॉडिफाइड वर्जन आया कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, जिसको डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी डीबीटी बोलते हैं, वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को सीबीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबीटी। और उसी का मॉडिफाइड वर्जन आया, उसको बोलते हैं डीबीटी। बालक, अरे बालक कहा हुआ है? घोर डिस्कशन चल रहा है क्या? है पेपर? यूं क्या? पेन? पेन तो पड़ोस में है, उठा लेता। दे दिया कर भाई। तो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यहाँ मेनली पेशेंट को क्या सिखाना है? द मेन गोल आर टू टीच द पेशेंट, क्या सिखाना है पेशेंट को? कि हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अरे जो पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, उसको छोड़ो। अभी क्या है उस पर ध्यान दो ना। कल क्या होगा और कल क्या हो गया उसका कोई मतलब नहीं है। अभी के मजे करो, अभी के प्रेजेंट मोमेंट क्या है। इसके अलावा टेंशन को हैंडल करने के हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म सिखाना है, कि जब भी आपको टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हो, कैसे हैंडल करोगे, कैसे हैंडल करना है, वो सिखाना है। इसके अलावा इमोशन पे कंट्रोल रखना सबसे बड़ी चीज है। इमोशन पे कंट्रोल रखना है, और दूसरों के साथ रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के तरीके, हेल्दी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन की जाती है। और ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की थेरेपी ऑफ चॉइस है। वहां लिखवाऊंगा मैं वैसे पर्सनैलिटी वाले में, पर तुमको यहाँ लिखना हो तो यहाँ भी लिख लेते हो। थेरेपी ऑफ चॉइस किसकी है? थेरेपी ऑफ चॉइस फॉर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है भैया? ये क्या होता? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें अनस्टेबल मूड, अनस्टेबल रिलेशनशिप, सेल्फ हार्म बिहेवियर। कैसे? मूड स्विंग एकदम से, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रेस्टोरेंट में गए, वहां रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए, रेस्टोरेंट जाके बैठ गए, बैठ के पहले तो बाबू ये मंगाओ वो मंगाओ, ऐसे सारी बातें हो रही थी, प्यार से बातें कर रहे थे। अचानक से एक और कपल आके उधर बैठ गया, सामने वाली बेंच पे, सामने वाली टेबल पे एक और कपल आके बैठ गया, एक और बाबू सोना। अब वो लड़के ने, बेचारे ने गलती से उस लड़की की तरफ देखा। हाँ, गलती से मिस्टेक हुआ। कैसा हुआ? गलती से मिस्टेक, उसके इंटेंशन नहीं थे ऐसा कुछ भी देखने के, फिर भी कोई चीज ऐसी होती है जिसमें आंखें कुछ सेकंड के लिए रुक सकती है। हो सकता है भाई साहब उसने नोटिस कर लिया, तुम मेरे साथ बैठ के भी उधर देख रहे थे। हाँ? शक्ल नहीं देखोगे भाई, वहां से भयंकर गुस्सा हो गया, लेड़ा लगे, आज से तलाक, ब्रेकअप। चलो भाग गई वहां से, भाग जाओ उधर ही देखो, आप भाग गई वहां से। मतलब अभी इतने प्यार से बाबू सोना बातें कर रही थी, सडन मूड में चेंजेस, यानी कि अनस्टेबल मूड। कैसे है? मूड अनस्टेबल है, स्विंग होता है तुरंत, भयंकर मूड बदल सकता है भाई साहब। तो अनस्टेबल मूड है। इसके अलावा सेल्फ हार्म बिहेवियर करते हैं। सेल्फ हार्म बिहेवियर का मतलब क्या है? अब लड़के गई वहां से रेस्टोरेंट पे, अब गई घर पे, घर पे जाके कमरे में बंद हो गई, बंद होके चाकू लिया या ब्लेड ली, हाथ काटेगी नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर स्किन पे ऐसे मार्क लगाएगी वो 5, और फिर फोटो भेजेगी, ये लो देख लो। और भाई साहब, सेल्फ हार्म बिहेवियर, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और सेल्फ हार्म बिहेवियर, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके हाथ पे मल्टीपल कट्स होते हैं, और कट इतने सुपरफिशियल होते हैं,
जिससे कुछ नहीं होता। सेल्फ हार्म वाले, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वाले मरते नहीं है, सिर्फ ऐसे हार्म वाले बिहेवियर करते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने वाले बिहेवियर करते हैं, कट लगाएंगे हाथों में है? और या फिर क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सेल्फ हार्म कैसा भी हो सकता है, बीच से बचीड़ ले जाके है? माथा फोड़ लूं गुस्से से है? तो ये वाले बिहेवियर किसमें होते हैं, बॉर्डरलाइन। तो ये थेरेपी उनके लिए परफेक्ट कैसे है कि भाई साहब इमोशन को कंट्रोल करना सिखाते हैं इसमें, इमोशन पे कंट्रोल। और तुम भाई उस पे क्यों फोकस कर रही थी, मैं तेरे साथ हूं ना यार, उधर झांका गलती से दिख गया, गलती से मिस्टेक है ना, है? तो कंट्रोल करो इमोशन को थोड़ा, और बिहेवियर को कंट्रोल करना है? हाँ यही तो समझाना है, और फिर रिलेशनशिप समझाना है, और टेंशन को हैंडल करने की टेक्निक सिखाना है। तो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें पेशेंट को अभी करंट में सिचुएशन में क्या है, वहां उस सिचुएशन को हैंडल करना है, आगे पीछे का खेल नहीं देखना है। इसके अलावा रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के तरीके बताने हैं, इमोशन को हैंडल करने के तरीके बताने हैं। ठीक बात है, चले आगे। कर लोगे इमोशन कंट्रोल तुम? यूज देखो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मोस्ट इफेक्टिव लिखा हुआ है, मैंने सोचा लिखा हुआ नहीं था, मैंने मेहनत करी वहां। इसके अलावा ईटिंग और सब्सटेंस अब्यूज में भी काम का है, और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर वालों के लिए भी काम का है। सबके हाथ चेक करूंगा मैं अभी किसके कट लगे हुए हैं, कोई तो कोई होगा। हाँ कुछ लड़के भी होते हैं, पर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर स्पेशली गर्ल्स में ज्यादा होता है। ओए बालिका, तुम तो बिल्कुल चौंच से चौंच लड़ा रहे हो भाई, सिर्फ दोनों ने हाथ यहाँ रखा है, इधर वाली ने भी और उधर वाली ने भी। परफेक्ट कम्युनिकेशन, कोई बात नहीं, नहीं करना है पर है। लिखिए भाई, चले आगे। हम्म, तो जे बात तुम्हारे खोपड़ी में घुसी कुछ करना, निंजा टेक्निक से बात करती हुई वो लड़की, यूं यूं, हाँ, तुम यूं यूं हो गया अब चलो। असर्टिव ट्रेनिंग देंगे, असर्टिवनेस निकालेंगे भाई साहब, बिहेवियर थेरेपी दैट टीचेस पीपल स्किल्स रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस, हाउ टू बिहेव बोल्डली एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। भाई साहब यहाँ ट्रेन करना है कि मन में जो विचार आया वो खुल के रखो, किसी से डरने का नहीं, और बोल्डली आपके विचार दूसरों के सामने रखना है, दूसरों के सामने रख सकते हो, ऐसे ही ट्रेनिंग दी जानी है। इट इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल एंड पुटिंग योर आइडिया फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दूसरों के सामने विचार रखने की एबिलिटीज को इंप्रूव करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करेगा, और अपने विचार आप कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के आगे रख सकते हो। हाँ, कौन है? अंदर कोई नहीं है किसी के भी, सब अपना अपना है, सब अपना अपना है। क्या? क्या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है? तो वो भी एक तरह की बिहेवियर थेरेपी है ना, वहां हेडिंग में नहीं था तो क्या हुआ, आगे ऐड हो गया है? कौन किसके अंदर आएगा उसकी टेंशन छोड़ दो, ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा कि कौन किसके अंदर है। वहां सिंपल सा अकेले का मीनिंग पूछा होगा, कौन अंदर कौन बाहर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो असर्टिव ट्रेनिंग का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, और खुद के विचार दूसरों के सामने बेझिझक दिल खोल के मन में जो आया है वो बाहर बताना, क्या कहता है असर्टिव ट्रेनिंग। तो इसलिए सबको असर्टिव बनना चाहिए, ये बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जो इंसान आपने देखा होगा कि जो इंसान खुल के बातें करता है, जिसको किसी से कोई शर्म नहीं, उसका कॉन्फिडेंस कैसा रहता है, बिल्कुल 10 लोगों के बीच, 15 लोगों के बीच, 500 लोगों के बीच वो अपने विचार खुल के रख सकता है। जिसमें जो लोग असर्टिव नहीं है, रिजर्व नेचर के होते हैं, वो बहुत डरते हैं, उनको अगर क्वेश्चन भी पूछे क्या हो जाएगा, गलत बताओगे, मन से सबसे बड़ी चीज निकालनी होती है असर्टिव बनने के लिए, कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, वो वाला डर निकालना। इंसल्ट इंसल्ट कुछ नहीं होती, क्या है कि इंसल्ट में, हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट की कभी भी कोई बेइज्जती नहीं होती, क्योंकि उसको अभी इज्जत बनानी है ना भाई, तो बेइज्जती जब है ही नहीं, इज्जत काय की होगी, है? तो ऐसा नहीं सोचना है। तो कभी भी कोई डांट दे, क्वेश्चन नहीं आए उसमें, आप कोशिश करो, आपको नहीं आता है गर्दन में दिलाओ, गलत भी बोलो पर बोलो ना, गलत बोलोगे तो भी बोलना तो सीखे, 100 लोगों के बीच, 200 लोगों के बीच, मुंह से जुबान तो खोली कम से कम। तो नहीं करना है, बोलना है, कुछ ना कुछ बोलो। हाँ बोलो। हो, है बेटा, आवर्जन थेरेपी है, उनके लिए तो आप रिप्लेसमेंट दोगे, विड्रॉल सिम्टम के लिए अलग है, बाकी बिहेवियर थेरेपी सुधारनी, आदतें सुधारो। हो गया? अरे हो गया, असर्टिव बन गए तुम सब, अब बोल्ड हो गए हो, तो बोल्ड, क्लीन बोल्ड। हाँ, ये सब पीछे गए हुए, फोन चला लूं तब तक। सेटाइटिस क्या है?
यहाँ भाई साहब नेगेटिव बिहेवियर है, उससे भर दो उसको उसी नेगेटिव बिहेवियर से, कि ह्यूज नंबर और लार्ज नंबर से उसको भर दो भर दो भर दो। कोई पीता है, भयंकर पिलाओ, ताकि उसको पीने से नफरत हो जाए, क्योंकि इतना पिलाओ कि 5-7 दिन तक उठे नहीं। जहां पिया था बैठ के वहीं पड़ा रहा 2 दिन तक रोड के साइड में, है कुत्ते आके सुसु साइन मार रहे हैं उसपे, नाली में पड़ा हुआ है, मच्छर काट रहे हैं, भूखे प्यासे, अंदर सुसु फूफू आ गई है, फिर भी पड़ा हुआ है भाई, और उल्टा कर रहा है, आंख खुले उल्टियां बार बार। तो भाई साहब नफरत इतनी होगी कि कभी नहीं जाएगा उधर। तो ये सेटाइटेशन है। हाँ, तुम ऐसा करना नहीं है, पता चला मजा आ गई उसको, तुमने फुल पिला दी। ये प्रैक्टिकली वाली थेरेपी नहीं है, बट है तो है। आप गए तुम, सेटेटी वैल्यू का मतलब है धपा देना, मारवाड़ी में बोलते हैं धपा दियो। फुल कर देना, फुल कर देना है। दाब गए तुम। हाँ, हो गया ये। तो लगता है ये साइकोथेरेपी लास्ट ही थी। हाँ, हो रहा है अभी तो यार। लो जी, मिल्यू, मिल्यू मैक्सवेल जॉन्स ने दी, जिसको हम थेरापेटिक कम्युनिटी बोलते हैं, और मिल्यू का मतलब होता है एनवायरनमेंट। भाई तुम दोनों लगातार गुटरगुम कर रही, ब्लैक शर्ट वाली और पास में बैठी वाली, क्या चक्कर है बेटा? हम्म कोई डाउट है? बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? क्या कह रही है, रहा नहीं जा रहा? हम्म चलो, मिल्यू थेरेपी ऑल्सो नोन एज थेरापेटिक कम्युनिटी, गिवन बाय मैक्सवेल जॉन्स। मैक्सवेल जॉन नाम के भैया ने दी है भैया। हाँ, हाँ। मिल्यू का मतलब है एनवायरमेंट। मिल्यू का क्या मतलब है? एनवायरमेंट। यहाँ हॉस्पिटल सेटअप कंप्लीटली एनवायरमेंट पेशेंट के नीड के अनुसार मॉडिफाई करना है। हॉस्पिटल का स्टाफ का बिहेवियर से लेके हॉस्पिटल पूरे का एनवायरमेंट कैसा रखना है, पेशेंट की नीड के अनुसार, जिससे पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये क्या कहलाता है? मिल्यू थेरेपी। इस पे क्वेश्चन आता है कई बार कि मैक्सवेल जॉन सेज दैट एंटायर एनवायरमेंट ऑफ ए मेंटल हॉस्पिटल इज इन सच ए वे दैट टू प्रमोट पेशेंट मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल किस लिए है? वे पेशेंट के लिए है ना। तो भाई साहब, स्टाफ से लेके थेरेपिस्ट से लेके हॉस्पिटल का पूरा सेटिंग ऐसा होना चाहिए जिससे पेशेंट जल्दी ठीक हो सके। पेशेंट स्टाफ का एटीट्यूड भी पेशेंट की नीड के अनुसार होना है। ये नहीं है कि तुम अपने ही उसमें चल रहे हो, और डिप्रेशन वाला पेशेंट उदास पड़ा है, तुमने तो एक गोली पकड़ाई और अपनी रीलें तान रहे हो वहां बैठे है? ऐसा नहीं है। तुम्हारा रोल सिर्फ और सिर्फ मरीज से ही तुम हो। मरीज है हॉस्पिटल में, इसलिए तुम्हारी नौकरी लगी है ना वहाँ। अगर मरीज नहीं है तो काय को है तुम वहाँ? हॉस्पिटल में जरूरत ही नहीं है किसी की। तो पेशेंट की नीड के अनुसार आपका बिहेवियर होना है। हॉस्पिटल का एनवायरमेंट पेशेंट की नीड बेस्ड होना चाहिए। जैसे कोई पेशेंट हाइपर एक्टिव मेनिया वाला है, तो उसके लिए सेफ एनवायरमेंट, लो स्टिमुलस एनवायरमेंट प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसकी नीड के अनुसार ही मॉडिफिकेशन करना है, तभी वो जल्दी ठीक होगा, तभी वो जल्दी ठीक होगा। ऐसा बोला कौन? मैक्सवेल जॉन बोला कि एंटायर हॉस्पिटल एनवायरमेंट पेशेंट की नीड के अनुसार होगा, जिससे पेशेंट की मेंटल हेल्थ में रिकवरी बहुत जल्दी हो। तो हमारा काम है जल्दी ठीक करेंगे उसको। कर दोगे? अच्छा, कुछ ये है। हो गया बेटा? तुम डरो मत। हाँ बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेशेंट एंजाइटी वाला ह्यूमर का यूज कर रहा है। ह्यूमर क्या होता है? ही हा हा हा, है? ही हा हा। अगर एंजाइटी हो रही है पर वो हंस रहा है, ही हा हा, तुम क्या करोगे? आप क्या करोगे? अरे छोड़ो ना, आंसर मैं बता रहा हूँ ना, उसको छोड़ना। क्या करोगे बताओ, सोचो। किसी पेशेंट को एंजाइटी हो रही है पर वो बेचारा ह्यूमर का इस्तेमाल करके एंजाइटी करने की, कम करने की कोशिश कर रहा है, तुम क्या करोगे? सपोर्ट करोगे कि भाई साहब जो कर रहे हो सही है, वो इससे एंजाइटी कम होगी। सपोर्ट करोगे ह्यूमर को। कैसा आ सकता है बताओ? कौन आएगा? कौन आ रहा है? हाँ, क्या प्रॉब्लम? तो हमें पता ही होती है पेशेंट की प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम दे रखी है ना एंजाइटी। अरे भाई साहब, पेशेंट हॉस्पिटल में आया है तो प्रॉब्लम हमें पता होनी है। डायग्नोसिस लिखा होता है एडमिट होते ही, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करके, कि क्यों आया है, तभी तो एडमिट करोगे, तभी तुम्हारे पास आएगा। जब प्रॉब्लम ही नहीं पता तो तुम भले वो ह्यूमर करे, कुछ भी करे, घूमर करे, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ? अरे भाई, वो एंजाइटी से डील करने की कोशिश कर रहा है ना खुद ही, हंस के, कॉमेडी करके, फनी जोक करके, तो करने दो ना। रोकना क्यों है कि नहीं तू ऐसा नहीं करेगा? तो क्या करेगा फिर?
वही करने का है। हो गया। हाँ, इसके अलावा करना क्या है मिलियो में और कि मिलियो थेरेपी अप्रोच अटेम्प्ट टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ सोशल सिस्टम एंड इट कॉन्स्टिट्यूएंट। पूरे सोशल सिस्टम का इस्तेमाल करना, यानी कि होल एनवायरनमेंट। और होल एनवायरनमेंट में कौन कौन आता है? पेशेंट, उसके रिलेटिव, सारे लोग, स्टाफ, फैकल्टी, सब, ये पूरी लोग, सारे के सारे लोग उसके साथ आएंगे कि साइकेट्रिक, नर्स, साइकोलॉजी, सोशल वर्कर, अदर पेशेंट इन द वार्ड, सबका एटीट्यूड और बिहेवियर पेशेंट फोकस होना है। सिंपल सा मिल को याद रखना है कि स्टाफ, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, स्टाफ का एटीट्यूड, बिहेवियर, थॉट, सब कुछ पेशेंट के मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए होना है, पेशेंट की नीड के अनुसार होना है। यही मिल्यू है, यही मिल्यू थेरेपी है। बस ये आवाज सुनने के लिए चेंज किया था मैंने, बाकी हमको पता था। अरे बेटा फोटो खींच लिया, बताया नहीं मैंने, पोज ही नहीं दिया, मजाक था। लिख लो, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तुम्हारे। होगा उधर जाएगा, कंट्रोल कर रहे हैं। मिलियो थेरेपी सब पेशेंट की नीड के अनुसार करना है, कौन भैया ने दी। और उन्होंने बोला कि मिलियो का मतलब होता है एनवायरनमेंट। यहाँ हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट, स्टाफ का बिहेवियर, एटीट्यूड, सब पेशेंट की नीड के अनुसार करना है, ताकि पेशेंट का मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट जल्दी से जल्दी हो सके, इतना ही है। कितना बाकी है? ये पुराने लिखे बड़े। फिर फिर वो ठीक है, फिर यही ठीक है। अगला एटीट्यूड थेरेपी का है भैया, हो गया था, हाँ या ना? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इंपॉर्टेंट थेरेपी थी, जिसमें तीन प्रिंसिपल थे, कॉग्निशन, कॉग्निशन एंड अफेक्शन। कॉग्निशन का मतलब है थॉट, कॉग्निशन का मतलब एक्टिविटी, वहीं अफेक्शन का मतलब है इमोशन और फीलिंग्स। तो यहाँ पेशेंट के अबनॉर्मल थॉट और फॉल्टी थॉट को इंप्रूव कराना है। जब थॉट इंप्रूव होगा तो एक्शन और इमोशन अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे, ऐसा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मानना था। उसका एक मॉडिफाइड वर्जन था जिसका नाम है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। क्या नाम है? डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, जिसमें पेशेंट के रिलेशनशिप इश्यूज कैसे सॉल्व करना है, टेंशन और स्ट्रेस के साथ कैसे कोप करना है, प्रेजेंट में कैसे जीना है, इमोशन को कैसे हैंडल करना है, वो सिखाया जाता है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी वाले और सेल्फ हार्म वालों के लिए यूजफुल है वो। इसके अलावा सिस्टमेटिक जो डिसेंसिटाइजेशन थी, हेराकी बनाना है, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाना है और एक्सपोज करना है। रिलैक्सेशन टेक्निक में मसल्स रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हो सकती है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो सकती है, मेडिटेशन, योगा, जो भी है। इसके अलावा हायरार्की बनानी है लोअर टू हायर फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई की। लोअर टू हायर, पहले जिससे सबसे कम डर लगेगा उससे एक्सपोज करेंगे। वहीं फ्लडिंग में डायरेक्ट हाईएस्ट फियर प्रोड्यूसिंग से एक्सपोज करना है। एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन में एक्सपोज करना है बट रेस्पॉन्ड नहीं करने देना है। ओसीडी के लिए थेरेपी ऑफ चॉइस कहलाएगी वो। ठीक बात है। चलो, असर्टिव में खुद को बोल्डली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, खुद के विचार दूसरों के सामने बिना झिझक कैसे रख सकते हो, वही असर्टिव है। एटीट्यूड थेरेपी नाम में दिख रहा है, एटीट्यूड सुधारना है, बहुत एटीट्यूड है। हाँ, is a form of similar form of miliotherapy in which all staff member assume a stable and strictly prescribed attitude designed to change behavior of the patient। यहाँ ये मिलियोथेरेपी का एक पार्ट मानो आप भले ही, क्योंकि स्टाफ और पूरे हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ होगा, साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, सब सबका मकसद एक ही है। हाँ, वो चीन टपाक डमडम नहीं, पेशेंट को ठीक करने का। पेशेंट को अच्छा कैसे लगेगा वैसे बिहेव करना है तुमको। कैसा करना है? पेशेंट की जरूरत के अनुसार सब कुछ मॉडिफाई करना है। तो आपका एटीट्यूड पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग होना है। बाकी आपको क्या पसंद है उससे कोई मतलब नहीं है वहां। मैं तो ऐसे करूंगी, ऐसे नहीं चलेगा वहां। वहां जैसा पेशेंट का साइकोलॉजिकल और मेंटल स्टेटस है उसके अनुसार आपको बिहेव करना है। आपको भले पेशेंट का बिहेवियर पसंद ना आए, ए भाई, ए भाई, कौन है वो, कौन है भाई, अरे राहुल, फोन को वाइब्रेशन मोड में रखने की हैबिट होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा आज तक नहीं बच पाया, वाइब्रेशन मोड में रखते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ? जो सिस्टम दे रखा है वो ऐसा नहीं करेगा। घंटी बजेगी मतलब घंटी बजेगी, घंटी के साथ वाइब्रेट रखा है तो करेगा वो। और एक अकेला वाइब्रेट, तीन चार तरह के ऑप्शन होते हैं। एक नो घंटी नो वाइब्रेट, जिसको साइलेंस बोलते हैं। तो तुम कौन सा ऑप्शन चुनते हो उसमें है भाई।
तुमको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। नहीं हुआ? क्या 2 लाइन में मैं कब से बोल रहा हूँ इतने सारे? आधा घंटा डिस्कस कर लिया घंटी का, वाइब्रेशन का। अगर ये फ़ोन नहीं होता तो तुम्हारे आज क्या हाल होते? बहुत अच्छा होता। इसका मतलब सब के सब सताए हुए हो फ़ोन। अगला ऑक्यूपेशनल, बहुत साथ वाइब्रेट रखा है तो करेगा। फिजियोलॉजिकल और मेंटल स्टेटस। हाँ, वो चीन टपा ओसीडी के लिए थेरेपी और टू चेंज बिहेवियर का जो भी स्टाफ होगा, रैंडम नहीं। कौन है वो? कौन? तो तुम कौन? एटीट्यूड सुधर गया तुम्हारा? ओके। अगला ऑक्यूपेशनल, भाई साहब। अरे भैया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आइए देखो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। ऑक्यूपेशनल का मतलब ये रिहेबिलिटेशन वाली थेरेपी है। कैसी है? रिहेबिलिट एनी वर्क और एनी फिजिकल मूवमेंट व्हिच इज कंट्रीब्यूट टू रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल इज नोन एज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। यहाँ पेशेंट की मेंटल एबिलिटीज के अनुसार उसको ऐसे टास्क देने हैं जिससे उसकी रिकवरी फास्ट हो जाए, जिससे उसकी रिकवरी फास्ट हो, अपनी फीलिंग इमोशन को एक्सप्रेस कर पाए। ऐसी ऐसी एक्टिविटी देनी है। मेनिया वाला बहुत हाइपर एक्टिव, बहुत गुस्सा आता है, तो उसको कैसी एक्टिविटी दोगे जिससे उसके जो फिजिकल एनर्जी है वो किसी और में कन्वर्ट हो जाए, है? ऐसा वाला काम देंगे। डिप्रेशन वाला बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है, उसका कुछ करने का मन नहीं करेगा, तो उसको ऐसी ही काम देंगे जिसमें बहुत कम एनर्जी चाहिए, बहुत कम एनर्जी चाहिए, वो काम देंगे। अलग अलग लोगों के लिए उसके अनुसार एक्टिविटी करवानी है जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर हो सके। ये क्या कहलाएंगी? ऑक्यूपेशनल थेरेपी और रिहेबिलिटेशन थेरेपीज कहलाएगी। कि पेशेंट को अपनी मेंटल एबिलिटीज के अनुसार, जैसा उसका मेंटल एबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्टिविटीज देनी है जो उसकी रिकवरी में हेल्प कर सके। ज्यादा नहीं थी। ऑल्सो नोन एज रिहेबिलिटेशन थेरेपी, जिसमें पेशेंट को उसकी मेंटल एबिलिटीज के अनुसार उसको वर्क देना है, टास्क देना है जो उसकी रिकवरी में हेल्प कर सके, जो उसकी रिकवरी में हेल्प कर सके। हो गए रिकवर? हुए? पहले से फर्क है क्या कुछ? अरे पहले से फर्क है या नहीं? नहीं है? वैसे ही हालात है। हाँ बेटा, हालात वैसे ही है पहले के जैसे ही, कोई फर्क नहीं है। क्यों दिखे मुझे टेबल के नीचे? बायो फीडबैक, ओ भाई साहब, ठीक है, हो गया। बायो फीडबैक, ओ भाई साहब, बायो फीडबैक क्या है? सुना है कभी? या सुना सुना लग रहा है? सुना सुना है या सुना सुना लग रहा है? इस थिंग पे जो बॉडी का ऑटोनॉमिक फंक्शंस होता है ना, और सुना लगे रहे है वैसा वैसे हो गया। बायो फीडबैक क्या है कि ये एक तरह का कैसा प्रिंसिपल पे काम करेगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। जो बॉडी का ऑटोनॉमिक फंक्शंस होता है ना, ऑटोनॉमिक फंक्शन का मतलब ऑटोमेटिक फंक्शन जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो कौन से फंक्शन है? मसल्स मूवमेंट और कॉन्ट्रेक्शंस, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इन पे हमारा कोई वश नहीं है। ये ऑटोमेटिक होते हैं, ये बॉडी में अपने आप चलते रहते हैं लगातार। तो लगातार ट्रेनिंग से इंसान इन कंडीशनों पे भी कंट्रोल पा सकता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पानी के अंदर सांस रोक के 10-15 मिनट तक बैठे रहते हैं। तुम्हारी 5 सेकंड यूं कर दे दम घुट जाएगा। तो क्या कैसे आया? वो प्रैक्टिस से आया, ट्रेनिंग से आया। कैसे आया है? प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से आया है। बहुत सारे लोग हार्ट रेट को अपने अनुसार मॉडिफाई कर देते हैं, हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट कम कर देते हैं। तो ये कैसे आया? प्रैक्टिस से आया। उनको वो सारे मूवमेंट और एक्सरसाइज आती है कि जिससे हार्ट रेट बढ़ सकती है, हार्ट रेट कम हो सकती है, या सांस रोक सकता है लंबे समय के लिए, और कई तरह के मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शंस मूवमेंट्स कर सकता है या रोक सकता है। तो बायो फीडबैक में यही सिखाया जाता है कि जो बॉडी के ऑटोनॉमिक फंक्शन है उसको वॉलंटरली कंट्रोल किया जा सकता है, वॉलंटरली कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अंदर ज्यादा नहीं घुसने का है। ये बहुत बड़ी वाली थेरेपी है, बहुत एक्सपर्टीज और लॉन्ग ट्रेनिंग के बाद ही कोई कर सकता है। कभी कोई मीनिंग पूछ ले तो आपके काम आ सकती है, इतना ही याद रखना है कि बायोफीडबैक एक तरह की टेक्निक है जिसमें ऐसा माना गया है कि बॉडी के जो ऑटोमेटिक फंक्शन है, ऑटोनॉमिक फंक्शन है, लाइक हार्ट रेट, ब्रीदिंग, मस्कुलर मूवमेंट और कॉन्ट्रेक्शंस, कैन बी कंट्रोल्ड वॉलंटरली विथ ट्रेनिंग, कैन बी कंट्रोल्ड वॉलंटरली बाय ट्रेनिंग। रिपीटेडली प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के साथ आप अपने सांसों पे कंट्रोल पा सकते हो। और जिसने सांसों पे कंट्रोल पा लिया, सांस पे, उसकी सांस जिंदा रहेगी। तो सांस पे कंट्रोल पाना है स्पेशली लड़कियों को, तभी वो आराम से सांस ले सकती है। तो बायो फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब बॉडी के जो ऑटोमेटिक फंक्शन है जिसको ऑटोनॉमिक फंक्शन बोलते हैं, क्या हुआ? क्या सांस रोक ली क्या? तो जिसका मतलब बॉडी के ऑटोनॉमिक फंक्शन लाइक हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड वॉलंटरली बाय प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, बाय प्रैक्टिस और
ट्रेनिंग, इसी को हम बायो फीडबैक कहते हैं। क्या निकाला झोला में से? हम्म गहरा असर पड़ा साइकोथेरेपी, नाम से दिख रहा सपोर्टिव है, कैसी असर पड़ा है लड़कों के दिमाग पे भाई। तो समोसा क्यों मैंने मीठे खिलाई थी यार? जब से गहरा असर पड़ा है लड़कों के दिमाग पे भाई। तो समोसा क्यों मैंने मीठे खिलाई थी यार? हाँ, तो किसी दिन बाद अभी आया नहीं ना, वो बाद अभी आया नहीं है, किसी दिन आएगा, उस दिन खिलाएंगे। चलो ड्रामा करते हैं। साइको ड्रामा क्या है? साइको ड्रामा इट्स अ टाइप ऑफ ग्रुप थेरेपी। नाम से दिख रहा है क्या होगा? ड्रामा होगा। ड्रामा ड्रामेटिक अप्रोच इन विच पेशेंट बिकम एक्टर इन रियल लाइफ सिनेरियो। और पेशेंट को एक्टिविटी देंगे, एक्ट देंगे, स्किट टाइप करेंगे। स्किट है, समझते हो? तुमने किया ही होगा कॉलेजों में स्किट। तो स्किट में पार्टिसिपेट करवा के उसको रोल दिया जाएगा। और यहाँ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के काम आता है। एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेगा पेशेंट। और यहाँ पेशेंट को रोल जैसे किसको दिया? जैसे कोई पेशेंट है जो अपने आप को बहुत कम समझता है, डिप्रेशन वाला रहता है, और या कोई एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाला है, बिल्कुल बैड बॉय, बिल्कुल बैड बॉय है, सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ता है, फुल नशा करता है, नशेड़ी है, गली में पी हाँ करते हुए बाइक चलाता है, दूसरों की गाड़ियों के कांच तोड़ देता है, पत्थर मारता है, लोगों को किसी को छेड़ देता है, फुल वाला। अब उसको ड्रामा करवाया, स्किट करवाया, और उसको रोल दिया पॉजिटिव वाला। कैसा पॉजिटिव रोल? एक अच्छा इंसान कैसा होता है वैसा रोल दिया। तो जब वो स्किट कर रहा होगा तो कुछ तो कैरेक्टर में घुसेगा ना। जब वो ड्रामा करेगा स्किट में, अच्छा आदमी बना हुआ है, बिल्कुल अच्छा बच्चा, सोसाइटी का बहुत अच्छा बच्चा, सबका कहना मानता है और सारे अच्छे काम कर रहा है, तो ऐसा रोल दिया, तो वो उस रोल के कैरेक्टर में तो आएगा कि नहीं आएगा? तो उसके अपने आप स्किट के बाद उसको आइडिया आएगा कि मैं कितना गंदा हूं यार, मैं सब इसका अपोजिट करता हूँ, अब कल से मैं भी ऐसा बन के दिखाऊंगा और ऐसा करूंगा। तो रोल प्ले बहुत रोल अदा करता है इंसान की सोच को बदलने में। तो सोच बदली जा सकती है इसके थ्रू। तो इसीलिए साइको ड्रामा करवाते हैं। और भाई साहब जल्दी लिखो यार, मैं कल और साइकोथेरेपी नहीं पढ़ा सकता अब। आज पूरी करेंगे, कैसे भी करें, भले 8 बजे। थेरेपी दे दे के थक गया मैं खुद, कर दूं सारी। अगला देखो ड्रामा हो चुका है। अब सपोर्टिव साइकोथेरेपी, नाम से दिख रहा है सपोर्टिव है, कैसी है? सपोर्टिव है भाई साहब। इन दिस थेरेपी थेरेपिस्ट हेल्प द पेशेंट टू रिलीव इमोशनल डिस्ट्रेस एंड सिम्पटम विदाउट प्रोबिंग इनटू पास्ट एंड चेंजिंग द पर्सनैलिटी। यहाँ कुछ नहीं भाई साहब, सपोर्टिव है। इसकी सपोर्टिव के मेथड देखें, देखो यहाँ पर्सनैलिटी और पास्ट में कुछ प्रूव नहीं करना है, अभी पेशेंट का बिहेवियर कैसा है उसको सपोर्ट करना, पेशेंट को सपोर्ट देनी है। और वो सपोर्ट क्या हो सकती है देखना, इसकी टेक्निक्स है। अरे क्या है? पेशेंट का इमोशनल डिस्ट्रेस को रिलीव करना है। और इमोशनल डिस्ट्रेस रिलीव कैसे हो सकती है? कोई बहुत दुखी है, उसने धोखा दिया, बहुत उदास है, रो रही है, दीदी उसने धोखा दिया, मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सोचा, वो झूठा निकला, एक नंबर का फरेबी था, और ऐसे करके रो रहे हैं। तो अब कैसे सपोर्ट दी जाएगी? कैसे कैसे कैसे? अरे वेंटिलेट करवाएंगे सबसे पहले तो, सबसे पहले जो दुखड़ा अंदर खाए जा रहा है, बोलो बोलो उसको बोलो। और फिर रीअश्योर करना है। रीअश्योर का मतलब समझते हो? अरे सब ठीक हो जाएगा, एक गया तो क्या हुआ। हाँ, तो क्या होगा, जो दुखड़ा है वो चला जाएगा। सपोर्ट देने से मन हल्का हो जाता है। और सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। जब इंसान परेशान होता है उसको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना? तो सपोर्ट जहां मिलेगा उसका ठहराव वहीं होगा। समझ रहे हो? कि एक उलझन से कोई निकला है या निकली है, तो अब जहां उसको सपोर्ट मिलेगा ठहराव उधर ही होगा। इसलिए बी सपोर्टिव। ताली से कुछ नहीं होगा बेटा। अब देखो टेक्निक्स देखो क्या क्या करना है। सपोर्टिव साइकोथेरेपी की टेक्निक क्या क्या है? तो निंजा टेक्निक में वेंटिलेशन, वेंटिलेशन फ्री एसोसिएशन जैसा ही है, इसे पार्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन। यहाँ जो जो दुखड़ा है उसको गाओ रे, दुखड़े को गाओ, सुनाओ, दुखड़ा है वो सुनाओ रे सुनाओ, बताओ जो मन में है वो निकाल दे, बता दे मुझे। वही है वेंटिलेट कराना है, वेंटिलेट कराना है, बुलवाना है सारा। फिर आता है पर्सुएशन। पर्सुएशन क्या है? चेंजिंग एटीट्यूड बिलीव और बिहेवियर ऑफ द पेशेंट बाय लॉजिकल रीजनिंग। अब वो बता रही है, रो रही है, वो इतना चीटर था, अब उसको क्या करना है? अब हमें उसको पूरी तरह से समझाना है, लॉजिक देके, रीजन देके, जिससे उसका मन समझ जाए कि ठीक है ना, बुरे इंसान जिंदगी में हमारी में सबक की तरह होते हैं। अच्छा हुआ वो चला गया, वरना आगे नुकसान कर देता। हम्म गलती से शादी हो जाती तो फंस जाती ना तू। हम्म ऐसों का क्या भरोसा जो बीच में चला गया, अच्छा हुआ जो अभी चला गया। हाँ, अभी रंग दिख गया उसका, सही हुआ। और ये तेरे लिए बहुत अच्छा है, इसको पॉजिटिवली ले तू।
ऐसे उसको विचार बदलने हैं उसके, वो परसुएशन कहलाता है। प्रभावित करने, लॉजिकल रीजनिंग देके, लॉजिकल रीजनिंग देके। फिर री एजुकेशन, री एजुकेशन में कोपिंग मैकेनिज्म बताना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे डील करें, इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। तो डील ऐसे ही किया जाएगा, भुला दे। कैसे डील करना है? अरे भुला दे भाई, तकलीफ देने वाली चीजों को कहां डाल देना है, अनकॉन्शियस माइंड में डाल देना, रिप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्रेशन। रीएश्योर करना है और समझाना है और गाइड करना है। ये सारी टेक्निक क्या कहलाती है? सपोर्टिव साइकोथेरेपी है। कि कोई इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड है, उसको आप सपोर्ट कैसे दे सकते हो? तो सपोर्ट देने का सबसे पहली चीज ये है कि जो परेशान है उसके मन की बात निकलवाओ पूरी, भी तो आप सपोर्ट कर पाओगे जब आपको पता चलेगा। तो पता कैसे चलेगा? जब वो बताएगा या बताएगी। तो बताने के लिए वेंटिलेट करवाना है। जब वो आपको बता दे तो आपको उसको लॉजिकल रीजन देना है। ओए क्या हो रहा है? कबड्डी खेल रहे हो? हाँ? तो क्या होगा? लॉजिकल रीजनिंग से उसको समझाना है कि अच्छा हुआ ये, बहुत अच्छा हुआ है ये, और अच्छा क्यों हुआ है उसका कारण भी बताना है। तो उससे क्या होगा? उसके विचार बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे और ऐसी समस्याओं को डील करने के तरीके बताएंगे, डील करने के तरीके बताएंगे और उस माहौल से दूर करेंगे। लास्ट में एनवायरनमेंट भी मॉडिफाई करनी है, वो माहौल से दूर ले जाएंगे जहां उसकी याद आती हो। बिल्कुल उस माहौल से दूर, यानी कि आप जिस मोहल्ले में रहते हो वो उसी मोहल्ले में रहता होगा। तो अगर किराए का घर है तो बदला जा सकता है, खुद का है तो खिड़की दरवाजे बंद कर सकते हो और ताका झांकी नहीं करना है। हाँ, उसके घर में रह रहे हो तो कमरा बदल लो। दूसरे के दिल के कमरे में जाना पड़ेगा इस तकलीफ से निकलने के लिए। तो भाई साहब उस माहौल से भी भाग जाना है। क्वेश्चन आता है इसमें, झोला कहाँ उठा लिया बे? हाँ? हाँ? झोला उठा के चल देंगे इतना जल्दी कहाँ? साइकोथेरेपी। तो आपको ये तकनीक जो लिखी पड़ी है सामने, वेंटिलेशन, परसुएशन, रीएश्योरेंस, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन और री एजुकेशन, ये तकनीक आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होगा तो आंसर होगा राइट। भाई साहब पूरी करके ही छोड़ूंगा मैं, पहले बता था, मैंने पहले बोला था। अरे रिक्रिएशन है, अरे रिक्रिएशन। ये रिक्रिएशनल है, नाम से ही कितना रिक्रिएशन है, सोचो अंदर क्या होगा इसके। इसके अंदर एक्शन है,